सो वेलकम बैक टू डब्ल्यूएम क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इकोलॉजिकल सक्सेशन, उसके बाद होमोस्टेसिस ऑफ एन इकोसिस्टम और इकोसिस्टम सर्विसेज। यहाँ से हमारे फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम मतलब इकोसिस्टम में हम जो पढ़ रहे थे सारे फंक्शंस उसके वो कवर हो जाएंगे। अब देखो, आप सोच रहे होंगे कि ये इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत क्या थी। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखो सिलेबस में तो चाहे इतना ही लिखा था, इकोसिस्टम, इट्स कंपोनेंट, फूड चेन एंड फूड वेब। अब देखो, इकोसिस्टम समझने के लिए पहले आपको इकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और वो सिलेबस में गिवन है इकोलॉजी, ठीक है। तो जब आप इकोलॉजी एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें वो इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये सारे कंसेप्ट्स आते हैं जो आगे रिपीट होंगे, ठीक है। पॉपुलेशन लेवल पे पढ़ा हमने, कम्युनिटी लेवल पे पढ़ा। तो अगर कोई स्किप भी करना चाहता है ना तो ये वाले पार्ट स्किप कर दे, लेकिन मसला वो ये फिर कि डायरेक्ट ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर हमने इकोसिस्टम लेवल के ऊपर प्राइमरी प्रोडक्शन, फूड चेन एंड फूड वेब इसी का पार्ट ही वो आ जाता है। उसके बाद हमने न्यूट्रिएंट साइक्लिंग अच्छे से कवर किया। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन, होमोस्टेसिस ऑफ एन इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सर्विसेज, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये इस वीडियो में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ओजोन लेयर एंड डिप्लीशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ये एक्चुअली उतने ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये वाला थोड़ा कंसेप्चुअल है। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गए तो उसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हमारा रहेगा ये लेक्चर 9। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं किससे, कि आपको पता होना चाहिए कि इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब क्या है। इकोलॉजिकल सक्सेशन, मैंने आपको एक बार एग्जांपल भी दी थी लास्ट वीडियोस में, आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि जैसे मान लो कि दिल्ली का एक शहर है आज, अगर हम पूरे के पूरे जितने भी हम लोग वहाँ पे ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, हम इसको अबेंडन कर देते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं, और मान लो कि हम में से कोई 80 साल के बाद आता है तो उसकी कंडीशन क्या होगी वहाँ पे, तो वो आप खुद सोच सकते हो। मान लो कि 200 साल बाद आता है तो वहाँ की कंडीशन क्या होगी। तो इसी को बोला जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन की। देखो वहाँ पे आपको प्लांट्स मिलेंगे, नए नए एनिमल्स मिलेंगे जो अभी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। तो बहुत सारी चीज़ें, ये मैं वो जिसको बोलते हैं देसी लैंग्वेज में समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आप इकोलॉजिकल सक्सेशन का हकीकी मतलब समझने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे मान लो कि आपके पास इसमें एक्चुअली इकोलॉजिकल सक्सेशन में होता क्या है कि जैसे आप ऐसा समझो कि सबसे पहले मेरे पास कोई नया आइलैंड अभी भी फॉर्म हुआ है। वोल्केनिक इरप्शंस के बाद वो जो रॉक्स थी वो बिल्कुल बेयर रॉक्स थी, वहाँ पे अभी अभी वो आइलैंड बना है। अब होगा क्या वहाँ पे, आपको पता है थोड़ा हार्ड होगा, लाइफ तो पॉसिबल ही नहीं होगी वहाँ पे। अब टाइम के साथ क्या होगा कि जैसे मान लो कुछ प्रोड्यूसर्स जैसे लाइकन्स वगैरह वहाँ पे, क्योंकि लाइकन्स जो हैं वो विदाउट साइल भी अपना मतलब न्यूट्रिशन वगैरह पूरा कर सकते हैं। लाइकन्स को सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है। तो मानो लाइकन्स आ गए, फिर उसकी रॉक की वेदरिंग हो रही है किसी वजह से, फिर ऐसा मानो कि जैसे लाइकन्स जब अपना मेटाबॉलिज्म के थ्रू कुछ इंजाइम्स क्रिएट करेंगे, या फिर जब वो मर जाएंगे तो जो मतलब उनका जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होगा या वो सारा का सारा वहाँ पे होगा। तो कहने का मतलब उस ऑर्गेनिक मैटर की वजह से वहाँ पे साइल फॉर्म हो सकती है। फिर आगे जाके मान लो कि पहले सिर्फ लाइकन्स ही थे, फिर वहाँ पे कुछ और प्रोड्यूसर्स, कुछ ग्रासेस वगैरह, कुछ प्लांट्स, कुछ इंसेक्ट्स वगैरह पैदा होने लग गए। फिर उनका जो जितना भी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए उन्होंने इंजाइम्स रिलीज़ किए, या फिर वो जब मर गए तो ऑर्गेनिक मैटर बन गया। ये तो सिंपल सी कहानी है, ठीक है, ये तो आपको पता है। फिर आस्ता आस्ता होगा क्या कि वो प्लांट्स और बड़े होते जाएंगे और एक टाइम आएगा कि वहाँ पे आपको सिर्फ प्लांट्स ही प्लांट्स मिलेंगे, जो कि शुरू में एक बेयर आइलैंड था जहाँ पे सिर्फ रॉक्स ही रॉक्स थी। तो कहने का मतलब शुरू में एक कम्युनिटी जहाँ पे कुछ भी नहीं रह रहा था, और बाद में हमने देखा कि वहाँ पे एक ठीक ठाक कम्प्लेक्स कम्युनिटी बन गई है। इस प्रोसेस को, यहाँ से यहाँ जाने को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। कि इकोलॉजी खुद को कैसे सक्सीड कर रही है, सक्सेशन, ठीक है, ऐसा समझ लो। अब देखो ये मैंने पूरा लिखा हुआ है, उससे पहले यहाँ पे ये समझोगे। देखो तो मैंने क्या बोला कि मान लो पहले सिर्फ एक्सपोज रॉक थे हमारे पास, बाद में लाइकन्स या मॉसेस जो हैं ये आपको पता है कि विदाउट इनको साइल की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये पहले शुरू में पनपे, फिर मैंने जैसे आपको समझाया, तो फिर टाइम के साथ एनुअल वीड्स हो गए, ठीक है, फिर वीड्स ग्रासेस वगैरह, फिर वो शर्ब्स बन गई, फिर बनते बनते आप देखोगे वहाँ पर एक पूरा का पूरा फॉरेस्ट बन सकता है। इसी को बोला जाता है असल में, जो शुरू में होता है ना, जो यहाँ पे शुरू में जो स्पीसीज़ थी इस एरिया में, शुरू की स्पीसीज़ को बोला जाता है पायनियर स्पीसीज़, ठीक है। कि शुरू में जब बिल्कुल बेयर रॉक थी, वहाँ पे कुछ नहीं था, मान लो सिर्फ लाइकन्स थे, तो वो हमारी क्या है, पायनियर स्पीसीज़ हैं। और याद रखना लास्ट में जो बनती है उसे हम बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्या बोलते हैं? क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ये चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है। तो उसके बाद ये जो बीच के इंटरमीडिएट स्पीसीज़ हैं, मतलब पायनियर और क्लाइमैक्स के बीच में, इनको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट स्पीसीज़। तो इंटरमीडिएट स्पीसीज़ का स्पेसिफिक नाम भी है, क्या है नाम वो? इनको बोला जाता है सर, SERA सर, या फिर इसको बोला जाता है सीरल कम्युनिटी। क्या बोला जाता है? सीरल कम्युनिटी।
तो सीरियल कम्युनिटी कहीं पे आप ऑप्शन देख लो तो परेशान नहीं होना। सीरियल कम्युनिटी ये इंटरमीडिएट स्पीसीज़ हैं, मतलब पायनियर स्पीसीज से लेके क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनने तक बीच में जो जितनी भी स्पीसीज आती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्पीसीज, या इनको सर भी बोला जाता है। स्पेलिंग इसके SER है, इसको प्रोनाउंस किया जाता है सर की तरह। और दूसरा आपका आ गया क्या मैंने बताया, सीरियल कम्युनिटी, याद रखना सीरियल कम्युनिटी, ठीक है। तो अब देखो इसमें मैंने वही चीज़ लिखी हुई है, अब एक बार पढ़ लो। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ए कम्युनिटी कंस्टेंटली चेंज इन रिस्पॉन्स टू द प्रिवेलिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो पहले कुछ प्रिवेलिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन होंगी, वो चेंज हो रही हैं टाइम के साथ और कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हैं। इवन ऑन एन अनऑक्युपाइड एरिया सच एज न्यूली फॉर्म्ड वोल्केनिक आइलैंड, जैसे मैंने आपको बेयर रॉक्स के एग्जांपल दी, तो पायनियर स्पीसीज कैन कॉनलाइज, तो वहाँ पे वो कॉनलाइज कर सकती हैं पायनियर स्पीसीज। पायनियर स्पीसीज आपको समझ में आ गया, शुरू वाली, जैसे लाइकन्स होगी या मोसिस हो गया, MOSS है ये, ठीक है, MOSS मोसिस। दे डू नॉट नीड साइल टू ग्रो in their metabolic process and a gradual weathering, rock will break down leading to the soil formation. This allow the area to occupied by small plants which in the course can be succeeded by the bigger plants, and after several more stages a stable climax community is formed. यहाँ तक समझ में आ गया climax community कैसे बन रही है, which can be a forest. The community between the pioneer and the complex community is called SIR or serial community. This process is known as ecological succession. तो सिंपल सा टॉपिक था ecological succession, आपको समझ में आ गया कि टाइम के साथ इन्वायरमेंट कैसे, मतलब ये ऐसा नहीं कि एकदम से हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा इसको। तो बिल्कुल बेयर रॉक्स थी वो भी हमने देखा कि फॉरेस्ट बन जाती है। तो जो ये लास्ट वाला स्टेज है इसका कम्प्लेक्स बोला जाता है, इसे पायनियर स्पीसीज बोला जाता है। तो ये चीज़ याद रखनी। अब इसमें बहुत सारी टाइप्स भी हैं, हमें जो इंपॉर्टेंट लगेगी हम वो कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत आसान है क्योंकि नाम से आपको याद नहीं रखना है कुछ भी, मतलब इनके नाम का मतलब पता होगा तो आप आराम से समझ सकते हो। जैसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन है, अब है तो वही मतलब इन्वायरमेंटल सक्सेशन ही हो रहा है। तो प्राइमरी सक्सेशन कब होगा, उन एरियाज़ में होता है वेयर देयर वाज नो लाइफ एंड नो साइल सच एज लैंड एक्सपोज। जैसे हमने अभी एग्जांपल ली ना, मतलब जहाँ पे ना कुछ लाइफ थी, शुरू में कुछ नहीं था, साइल तक भी नहीं थी, जहाँ पे ना ही लाइफ थी उससे पहले ना ही कुछ साइल वगैरह थी, उसे हम बोल रहे हैं प्राइमरी सक्सेशन है वो, क्योंकि बिल्कुल शुरू से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए प्राइमरी बोल रहे हैं, क्योंकि उससे पहले वहाँ पे कुछ साइल और कोई लाइफ नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो कि बीच में ना कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, कहीं पे आग लग गई, ज़लज़ला आ गया, वोल्केनिक एरप्शंस हो गई, या फिर वोल्केनिक एरप्शन नहीं, जैसे मान लो सुनामी आ गई तो पूरा का पूरा एरिया ही वास्ट हो गया, तो लेकिन वहाँ पे साइल तो रहेगी कम से कम। तो सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ पे होती है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे लेकिन वो अपनी लाइफ वहाँ से ख़त्म कर चुके हैं, विच एग्जिस्टेड बिफोर, सच एज अबेंडन फार्म लैंड होगी, बर्न फॉरेस्ट हो गए, फ्लडेड एरिया। तो इनको हम बोला जाता है सेकेंडरी सक्सेशन, क्योंकि वहाँ पे साइल तो कम से कम है तो वहाँ पे टाइम कम लगेगा। मतलब जब भी सेकेंडरी सक्सेशन होगी तो वहाँ पे कम टाइम में क्लाइमैक्स कम्युनिटी तक पहुँचा जा सकता है। प्राइमरी सक्सेशन में टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, वही मैंने लिखा है। सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्टर बिकॉज सम साइल इज ऑलरेडी प्रेजेंट। तो इसके एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो प्राइमरी सक्सेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास बेयर रॉक्स थी, फिर लाइकन्स आए, फिर कुछ हमारे पास प्लांट और लाइकन्स वगैरह इकट्ठे चल रहे थे, फिर ग्रासेस ये बन गई, ठीक है, आस्ता आस्ता टाइम के साथ हमारे पास क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन गई। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में क्या हुआ, पहले वो शुरू में क्लाइमैक्स कम्युनिटी ही थी लेकिन किसी डिस्टर्बेंस की वजह से, जैसे फायर वगैरह की वजह से वहाँ पे कुछ नहीं रहा, लेकिन कम से कम वहाँ पे मोसिस और लाइकन्स थे, ठीक है, वहाँ पे सॉइल थी, ग्रासेस हर्ब्स हुए, तो फिर वो दोबारा से मैच्योर ट्री बन गए, ठीक है। तो क्लाइमैक्स से एकदम से मतलब किसी डिस्टर्बेंस की वजह से, तो उसे हम बोल रहे हैं सेकेंडरी सक्सेशन। बहुत आसान सा है प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन। उसके बाद देखो एलोजेनिक एंड ऑटोजेनिक, नाम से ही समझो। देखो ऑटो का मतलब हो गया खुद, एलो का मतलब क्या हो गया, ये तो आपने पढ़ा हुआ ना, हमने बहुत अच्छे से बहुत भी एग्जांपल्स देखी हैं हमने। तो एलोजेनिक का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, एबायोटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, जैसे मान लो कि मतलब हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे जो सक्सेशन होगी ना, हम ये पार्टिकुलर उस एरिया की बात कर रहे हैं। जैसे बोल सकते हो अब रिवर मतलब चेंजिंग इट्स कोर्स, तो रिवर ने अपना कोर्स चेंज किया, उससे क्या होगी, उसकी जो सेडिमेंट की डिपोजिशन है वो अलग जगह पे होगी, तो वहाँ पे एक नई लैंड बन जाएगी। तो इसे हम बोल रहे हैं एलोजेनिक सक्सेशन। देखो आसान से तरीके से याद रखने के लिए ऑटोजेनिक और एलोजेनिक के लिए आप याद रखो। एलोजेनिक का मतलब सिंपल ये है कि यहाँ पे आउटसाइड फैक्टर्स की वजह से हो रहा है चेंज, आउटसाइड फैक्टर्स की वजह से। आउटसाइड फैक्टर मतलब एबायोटिक ड्रिवन सक्सेशन है ये। तो जिसमें मतलब मान लो रिवर की वजह से, कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से अगर सक्सेशन हो रही है, चेंज हो रहा है, तो वो एलोजेनिक होगी। ऑटोजेनिक का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे बायोटिक फैक्टर ड्रिवन सक्सेशन होगी, कि यहाँ पे क्या होगा कि मतलब अगर सक्सेशन किसकी वजह से हो रही है, बायोटिक कम्युनिटी
उसकी खुद की वजह से हो रही है। जैसे मान लो कि लीव्स ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है, अब आपको पता है वो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिक मैटर की शेप में वो उसको दोबारा से न्यूट्रिएंट्स देंगे, तो वहाँ की साइल की पीएच वगैरह चेंज हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है सर, अल्टरिंग साइल पीएच, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी चेंज हो रही है उस साइल की, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये ऑटोजेनिक सक्सेशन हो रहा है। ठीक है, ये इतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम नाम पता हो कि ये किस वजह से होती है। ज़िराक एंड हाइड्राक, नाम से ही पता चला, हाइड्राक मतलब वाटर में, ज़िराक मतलब ड्राई की बात कर रहे हैं। तो हाइड्राक सक्सेशन हैपन्स इन वाटर लॉग्ड एरियाज विद फाइटोप्लैंक्टन्स बीइंग द पायनियर स्पीसीज के, मतलब यहाँ पे पायनियर स्पीसीज कौन होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स के। मतलब वाटर में हम जब देखेंगे कि पहले शुरू में वहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा पॉन्ड है या फिर लेक है, वो लेक एक टाइम पे फॉरेस्ट बन जाएगा। वो कैसे बनता है, उसे हम बोलते हैं हाइड्राक सक्सेशन, कि पानी में जब सक्सेशन होगी कि शुरू में कुछ भी नहीं था, वहाँ पे सिर्फ वाटर था, वाटर से वो सीधा कहाँ पे पहुँच गया, क्लाइमैक्स कम्युनिटी पे, मतलब कि फॉरेस्ट भी बन सकता है। ऐसे ही ज़िराक का मतलब हो गया यहाँ पे कि वो शुरू में बिल्कुल ड्राई था, जैसे मान लो बिल्कुल डेजर्ट टाइप था, और बाद में वो फॉरेस्ट बन गया पूरा का पूरा, उसे हम बोल रहे हैं ज़िराक सक्सेशन। ठीक है, ड्राई एरियाज़ में स्टार्ट होती है, इसमें भी क्लाइमैक्स कम्युनिटी फॉरेस्ट हो सकती है। हाइड्राक को ऐसे समझो, देखो जैसे शुरू में वहाँ पे सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन्स थे, पूरा का पूरा एक पॉन्ड है या लेक है पूरा का पूरा। ठीक है, फिर हुआ क्या कि सबमर्ज प्लांट, यहाँ पे बीच में जो प्लांट्स थे वो स्टेज आ गया कि बीच में प्लांट्स उगने लग गए इसके नीचे से, ठीक है, जो अंडर वाटर प्लांट्स हैं। फिर टाइम के साथ क्या है कि वो प्लांट्स कुछ ऊपर भी आ जाएंगे, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। फिर आप देखोगे आस्ता आस्ता ना वहाँ पे थोड़ा सा रीड स्वैम्प स्टेज आ जाएगा, मतलब जहाँ पे आप देखोगे ये जड़ी बूटियाँ उगने लग गई हैं। फिर वो मार्शी एक किस्म का वो स्टेज आ जाएगा, बिल्कुल मार्शी लैंड बन जाएगी। फिर एक टाइम आएगा वो पूरा का पूरा एरिया जो है फॉरेस्ट में चेंज हो जाएगा। इसे हम बोल रहे हैं हाइड्राक सक्सेशन। सेम चीज़ ज़िराक में भी होगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ तक इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ऐसे तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, अगर मैंने यहाँ पे एक डाला भी था, ये आप देखो, इसमें टाइप्स अगर देखोगे ना बहुत सारी मिलेंगी आपको। प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी हमने पढ़ लिया, ठीक है, ऑटोजेनिक, एलोजेनिक पढ़ लिया। ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन भी हो सकता है कि मतलब ऑटोट्रॉफ्स की वजह से हो रहा है, हेटेरोट्रॉफ्स की वजह से, ठीक है, प्रोग्रेसिव है या रिट्रोग्रेसिव है, आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, इंड्यूस या साइक्लिक है, मतलब ये बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन हमें उधर जाने की ज़रूरत नहीं है इतना डेप्थ में। आपको कम से कम इकोलॉजिकल सक्सेशन पता होना चाहिए था और कुछ उसकी टाइप्स, क्योंकि ये वाले वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, आपके ऑप्शंस में, तो ताकि आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो। उसके बाद बात करते हैं होम्योस्टेसिस ऑफ एन इकोसिस्टम। तो हमने, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में जब हमने पढ़ा था तो होम्योस्टेसिस हमने पढ़ा था। होम्योस्टेसिस में हम क्या पढ़ रहे थे कि होम्योस्टेसिस में कि ताकि मतलब हमने देखा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो अपना इनसाइड बॉडी का टेम्परेचर या साल्ट की कंपोजिशन टाइम के साथ अगर मतलब कांस्टेंट रख सकता है, चाहे बाहर के आउटसाइड फैक्टर्स जितने मर्जी चेंज हो। जैसे मान लो कि हमने एग्जांपल ली थी कि हमें स्वेटिंग होती है या शिवरिंग होती है, वो इसलिए कि ताकि हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो बाहर की कंडीशन से इफेक्ट ना हो उतना ज़्यादा, तो वो खुद के बॉडी को कंडीशन मतलब अब इक्विलिब्रियम में रखने के लिए अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, ये जैसे मैमल्स में होता है, ये बहुत सारे बर्ड्स में होता है, हमने ये पढ़ा था बहुत अच्छे से। ठीक है, जैसे बहुत सारी फिशेज़ हैं वो अपना जो साल्ट कंपोजिशन है वो कांस्टेंट रख सकती हैं, कि जैसे वो फ्रेश वाटर से साल्ट वाटर में जा सकती हैं, साल्ट से। हमने सैल्मन फिश की एग्जांपल ली थी, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में। तो वह हम देख रहे थे होम्योस्टेसिस किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कैसे होता है। तो ओवरऑल अगर हम इकोसिस्टम की बात करें ना, तो वो भी होम्योस्टेसिस बना के रखता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। कहने का मतलब कि वो बाहर मतलब जितने मर्जी फैक्टर चेंज हो रहे होंगे ना, तो वो कोशिश करेगा रेजिस्ट करने की। जैसे हमारी बॉडी की भी कुछ अपनी लिमिट्स हैं, ऐसा नहीं है कि हम -50 डिग्री सेल्सियस पे ज़िंदा रह लेंगे बिल्कुल बिना कपड़ों के या बिना कुछ यूज़ किए। तो कहने का मतलब सिंपल ये है कि हमारी बॉडी की भी एक लिमिट है, सेम ऐसे इकोसिस्टम की भी एक लिमिट है, लेकिन उस लिमिट के अंदर अंदर की भी अगर बात करें तो इकोसिस्टम के अंदर भी ये चीज़ है कि वो खुद को इक्विलिब्रियम में रखने की पूरी पूरी कोशिश करती है। ठीक है, तो इकोसिस्टम्स आर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये चीज़ याद रखना, इसी को होम्योस्टेसिस ऑफ इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारी हमारे पास। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर मान लो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ हो रही है, जैसे कि अभी हो भी रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इकोसिस्टम उसको कम करने की कोशिश नहीं कर रहा है। कैसे, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर कंपोजिशन कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में इंक्रीज़ हो जाएगी, आपको पता है कि CO2 अगर इंक्रीज़ होगा तो फोटोसिंथेसिस भी तो ज़्यादा होगा। अगर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा तो इसका मतलब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ज़्यादा होगी, तो कहने का मतलब ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड को वो डिक्रीज़ कर रहा है किसी न किसी फॉर्म में। ठीक है, इसी को CO2 फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। तो कहीं भी ये टर्म सुन लो तो डरना नहीं कि ये क्या है, CO2
फर्टिलाइजेशन। CO2 फर्टिलाइजेशन का सिंपल सा इतना मतलब है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है तो उस वजह से फोटोसिंथेसिस भी तो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड उसका मेजर इनपुट है। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा कि वहाँ पे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ज़्यादा होगी तो कार्बन ओवरऑल कम होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो अगर मतलब आपको ये चीज़ समझ आ रही है तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा है कि इकोसिस्टम भी ना खुद को स्टेबल करने के लिए, खुद को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाता है। इसी में कई बार इसी चीज़ को हम पढ़ने के लिए देखते हैं, पॉजिटिव फीडबैक्स भी देता है और नेगेटिव फीडबैक्स भी देता है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक्स क्या हैं, अगर इसमें समझना है तो अभी समझाता हूँ। पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि इकोसिस्टम आर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, दे कैन रेगुलेट देयर ओन स्पीसीज स्ट्रक्चर एज वेल एज फंडामेंटल प्रोसेसेस। तो जैसे मान लो कि बहुत सारी स्पीसीज़, आप किसी भी इकोसिस्टम में ना बहुत सारे स्पीसीज़ तो बहुत सारी होंगी, तो अब उनका कंपटीशन इसी हिसाब से होगा। जैसे मान लो कि वहाँ पे इकोसिस्टम खुद को कैसे मतलब एडजस्ट करता है, खुद को कैसे जिसको बोलते हैं रीअलाइन करता है कि ताकि इक्विलिब्रियम बना रहे। तो ऐसा नहीं होगा इकोसिस्टम में कि मान लो प्रोड्यूसर्स ज़्यादा हो जाएंगे, कंज्यूमर बिल्कुल कम हो जाएंगे, सिर्फ ग्रास ही ग्रास हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में रखने की कोशिश करता है। ठीक है, आप देखो जानदार चीज़ तो नहीं है, लेकिन जैसे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है ऐसे ओवरऑल इकोसिस्टम भी रिएक्ट करता है। अच्छा, दिस कैपेसिटी ऑफ सेल्फ रेगुलेशन इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस ऑफ एन इकोसिस्टम। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद इन एन हेमोस्टैटिक सिस्टम, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग स्टेबिलिटी। तो कहने का मतलब जो नेगेटिव फीडबैक्स मिलते हैं ना उसकी वजह से स्टेबिलिटी बनी रहती है। ठीक है, अब ये चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि होमोस्टेसिस कैपेसिटी अनलिमिटेड नहीं है, इसमें भी एक रेंज है, एक लिमिटेड फ्रेम में ही होती है। ऐसी नहीं कि आप कार्बन डाइऑक्साइड की जितनी मर्जी कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो वो खुद को खुद एडजस्ट कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी तब इकोसिस्टम भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो मतलब किसी न किसी लिमिट में वो कोशिश करता है इकोसिस्टम को, मतलब पूरे के पूरे उसको इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश हमेशा करता है। अब देखो, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम अगर समझना है आपने तो वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सिंपल इतना समझा देता हूँ। जैसे नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या है वो समझ लो। अब देखो, नेगेटिव फीडबैक असल में जिसके हम बोल सकते हैं कि जैसे, कैसे समझाऊँ, एक मिनट रुकना, एक कोई रैंडम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं बोलूँ कि मेरा वेट इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अब इसमें मुझे फीडबैक्स मिलेंगे। जैसे ही मैंने बोला कि मेरा वेट इंक्रीज़ हो रहा है तो एक फीडबैक मिलेगी कि मतलब मैं खुद से ही मुझे बोलूँगा कि यार, या कोई बोलेगा यार कोई बात नहीं है, होता रहता है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक दूसरा, जैसे मान लो कि जैसे मैंने बोला कि मेरा वेट इंक्रीज़ हो रहा है तो उसकी वजह से मान लो मैं स्ट्रेस में आ रहा हूँ, तो मान लो जिसको आप बोलते हैं स्ट्रेस ईटिंग करता है बंदा, तो मान लो मैंने बहुत ज़्यादा और खाना शुरू कर दिया तो मेरा वेट और इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब इसमें हो क्या रहा है कि जैसे मान लो फीडबैक मेरी बॉडी को मिल रहा है लेकिन उसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप हो गया। अब उस स्ट्रेस की वजह से मैं स्ट्रेस ईटिंग कर रहा हूँ और मेरा वेट और इंक्रीज़ हो गया। पहले शुरू में क्या हो रहा था कि मेरा वेट इंक्रीज़ हुआ था जिसकी वजह से मुझे टेंशन थी, लेकिन जो भी मैंने फीडबैक की वजह से कोर्स ऑफ एक्शन लिया उस वजह से मेरा वेट और इंक्रीज़ हुआ। इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक, कि मतलब जो जिस चीज़ में गिरावट की ज़रूरत थी या फिर जो चीज़ बढ़ रही थी वो और बढ़ने लग गई, या जो चीज़ गिर रही थी वो और गिरने लग गई। इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक का मतलब होता है कि अगर कुछ मतलब जिसे हम बोलते हैं कोर्स करेक्शन शुरू हो जाए, अगर बढ़ रहा था तो कम होने लग जाए, कम हो रहा था तो बढ़ने लग जाए। तो कहने का मतलब अगर वो जो प्रॉब्लम थी उसको जिसको हम एड्रेस किया जाए उसे हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, जैसे मान लो कि इसी केस में जैसे मैं बोलूँ मेरा वेट इंक्रीज़ हो रहा है, तो मान लो मुझे कोई बोलता है कि यार तो इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह स्टार्ट कर दे, ठीक है, वर्कआउट स्टार्ट कर दे, मॉर्निंग वॉक किया कर, जॉगिंग कर। तो अब होगा क्या कि देखो वेट मेरा टाइम के साथ क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज़ होने लग जाएगा। मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि मेरा वेट इंक्रीज़ हो रहा था, लेकिन जो मैंने कोर्स ऑफ एक्शन लिया उसकी वजह से मेरा वेट डिक्रीज़ होने लग गया। तो मैं बोलूँगा ये जो मुझे फीडबैक मिली है ये नेगेटिव फीडबैक है। तो जो होम्योस्टेसिस मतलब जो इकोसिस्टम का होम्योस्टेसिस है, इस सिस्टम में भी नेगेटिव फीडबैक की वजह से स्टेबिलिटी आती है। याद रखना, अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो अगर इकोसिस्टम इस टाइप का मतलब फीडबैक देता है जिसकी वजह से वो चीज़ कम होने लग जाए और ना बढ़ाए, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। अब ये असल में ये काम आएगा आपको नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक जब मैं कल आपको ग्लोबल वार्मिंग पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक का लेना देना होगा। तो इसलिए समझना ज़रूरी है कि पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या है और नेगेटिव। अगर नहीं समझ आए तो एक बार थोड़ा सा रिवर्स करके सुन लो, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो कल तो समझ में आ ही जाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक था इकोसिस्टम सर्विसेज। तो इकोसिस्टम सर्विसेज का मतलब क्या था कि सिंपल मैंने आपको शुरू में भी बताया था जब हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था कि ऐसा नहीं है कि इकोसिस्टम हमारी कुछ हेल्प नहीं कर रहा, बहुत सारी टाइप की हेल्प कर रहा है हमारी। मतलब
हम लोगों की, ठीक है। ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो इसको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा हुआ है कि मतलब वो सारे बेनिफिट्स जो हम लोग वही मतलब जितने भी लोग हैं वो हम ले रहे हैं किससे, इकोसिस्टम पे, उससे हम बोल रहे हैं इकोसिस्टम सर्विसेज, ठीक है। जैसे मान लो कि कहीं पे कुछ डैम बन रहा है, तो जब उसका डीपीआर बनेगा, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, उसके बाद जैसे मान लो कि वहाँ से हम देख रहे हैं कि हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, जीडीपी में कितनी कंट्रीब्यूशन हो रही है। तो आपने सुना होगा कि ग्रीन जीडीपी का कंसेप्ट आया था कि हमने ये भी देखना है कि वहाँ पे जो हमें मतलब फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हमने नुकसान कितना पहुँचाया है वहाँ भी बायोडाइवर्सिटी को। तो वो चीज़ें भी अगर कंसिडर होंगी जीडीपी में ओवरऑल, तो तब जाके हमें पता चलेगा कि वाकई ही हम कोई चीज़ प्रोग्रेसिव की तरफ जा रहे हैं कि हम पीछे जा रहे हैं। तो सेम चीज़ इकोसिस्टम सर्विसेज का कंसेप्ट तभी आया ताकि हमें ये भी पता चले कि इकोसिस्टम हमें क्या क्या दे रहा है, ठीक है। तो ताकि हम उस चीज़ की कदर कर सकें, सिंपल सी बात। तो 4 तरीके के बेनिफिट्स हैं जो मतलब हमने 4 कैटेगरीज में उसको डिवाइड करके रखा है कि इकोसिस्टम हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो पहली तो आ गई प्रोविजनिंग सर्विसेज। मतलब प्रोविजनिंग सर्विसेज का सिंपल क्या मतलब कि वो वाले प्रोडक्ट्स जो डायरेक्टली हमें मिलते हैं किससे, इकोसिस्टम से, जैसे फूड, फ्रेश वाटर मिल रहा है, एयर मिल रही है, ठीक है। जेनरिक रिसोर्सेज का मतलब हो गया कि हम जितने भी मेडिसिन वगैरह बना रहे हैं प्लांट्स का यूज़ करके, ठीक है, इन्वायरमेंट का यूज़ करके, तो जेनरिक रिसोर्सेज, टिम्बर, फ्यूल, वुड, ये सारे डायरेक्ट जो हम ले रहे हैं, जो डायरेक्टली हमें मिल रहा है, इसे हम बोल रहे हैं प्रोविजनिंग सर्विसेज। रेगुलेटिंग सर्विसेज का मतलब है वो वाले बेनिफिट्स जो हम रेगुलेशन ऑफ एन इकोसिस्टम प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो हम बेनिफिट्स ले रहे हैं, फूड, वाटर, जेनरिक रिसोर्सेज, टिम्बर, ये सारी चीज़, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जो बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं उन्हें हम बोल रहे हैं रेगुलेटिंग सर्विसेज, ठीक है। जैसे होम्योस्टेसिस, जैसे मान लो कि जैसे आप मान लो वाटर प्यूरिफिकेशन है, आसान तरीके से समझने के लिए, मान लो गंदा पानी आ रहा है कहीं से, तो वो खुद फिल्टर होता है, इन्वायरमेंट उसको खुद फिल्टर कर रहा है, ठीक है, तो ताकि हमारे लिए वाटर प्यूरिफाई हो सके। तो ये रेगुलेटिंग सर्विसेज में आ जाएगा। वाटर यहाँ पे मिल रहा था लेकिन उसको प्योर करके देना, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। या फिर जैसे मान लो कि कोई भी और जेनेरिक रिसोर्सेज है, उसमें हेमोस्टेसिस के थ्रू वो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करेगा, उसके बाद हमें सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जिसे हम बोल रहे हैं रेगुलेटिंग सर्विसेज। तो प्रोविजनिंग सर्विसेज, रेगुलेटिंग सर्विसेज, उसके बाद सपोर्टिंग सर्विसेज कि मतलब वो वाली सर्विसेज जो ज़रूरी हैं किसके लिए, इन दोनों के प्रोडक्शन के लिए, रेगुलेटिंग सर्विसेज और प्रोविजनिंग सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हमने पढ़ा था, सॉइल फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस, या प्राइमरी प्रोडक्ट्स वगैरह, ये सारे सपोर्टिंग सर्विसेज में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग किस में आता है, होमोस्टेसिस या वाटर प्यूरिफिकेशन किस में आता है, अगर बाई चांस इसमें से क्वेश्चन बन जाता है, हालांकि चांसेस कम है, नाम कम से कम पता होना चाहिए। उसके बाद कल्चरल सर्विसेज, तो आपको पता ही है कि जैसे एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें यही चीज़ें दे रहा है, सपोर्टिंग सर्विसेज या रेगुलेटिंग या प्रोविजनिंग, ये हमें कल्चरल सर्विसेज भी दे रहा है कि ताकि हमारी, जैसे बहुत सारे हमारे रिलीजियस वैल्यूज़ इसके साथ जुड़े हुए हैं, अगर किसी को पीस चाहिए तो वो पहाड़ों में जा रहा है, ठीक है। एक स्पिरिचुअलिटी का एक एंगल वो भी है कि मतलब जो इसके साथ लिंक्ड है। तो कहने का मतलब जितने भी नॉन मटेरियल बेनिफिट्स हैं जो हम इकोसिस्टम से ले रहे हैं वो सारे कल्चरल सर्विसेज में आ जाएंगे। यहाँ तक जो हमने पढ़ा है, यहाँ से हमारे फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक रहता था टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की, तो हमने देखो आप जितना डिस्कशन किया आप खुद बता सकते हो। अगर हम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करें, मैं यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर किसी को नहीं पता है तो वो थोड़ा सा देख सकता है। जैसे मान लो हमारे पास एक तो नेचुरल इकोसिस्टम होगा, दूसरा हमारे पास ह्यूमन मॉडिफाइड इकोसिस्टम होगा। नेचुरल इकोसिस्टम का क्या मतलब होगा कि एक तो ये जैसे मान लो बहुत स्टेबल होगा, रेजिलिएंट होगा, लेकिन जो ह्यूमन मॉडिफाइड इकोसिस्टम होगा हमारे पास, जैसे मान लो पार्क है, गार्डन है, या जू है, या एग्रीकल्चर लैंड है मान लो, ठीक है, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वहाँ पे जैसे मतलब नर्सरी है कोई, वो भी ह्यूमन, ये सारी के सारी मतलब दो टाइप हैं, या तो एक नेचुरल इकोसिस्टम है या हमारे पास एक ह्यूमन मॉडिफाइड, जिस मतलब ह्यूमन की इंटरवेंशन है। अब इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम। तो जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसमें आप बोल सकते हो एक एक्वेटिक, हमने पानी को अलग से कर दिया, दूसरा आ गया हमारा टेरेस्ट्रियल, ठीक है। तो एक्वेटिक में अगर आप देखोगे तो इसी में जैसे हमारे पास मैराइन इकोसिस्टम होगा या फ्रेश वाटर होगा। मैराइन में वो जो ब्रैकिश वाटर वो उसको मैराइन में ही मान लो, ठीक है। तो मैराइन इकोसिस्टम ये आ गया हमारा। उसके बाद फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आ गया। ऐसे ही टेरेस्ट्रियल में अगर आप देखोगे तो आपके पास फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड हैं, डेजर्ट हैं, माउंटेन हैं, ये शुरू में हमने डिस्कस किए थे। अब अगर मुझे लगेगा ना कि आपको ज़रूरत है कहीं पे, मतलब जैसे मान लो कुछ एडिशनल पढ़ाने के लिए, तो मैं कुछ जैसे मान लो कि टेरेस्ट्रियल में कुछ फॉरेस्ट वगैरह थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, या डेजर्ट या ग्रासलैंड या माउंटेन इकोसिस्टम हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसकी उतनी ज़रूरत है नहीं है। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम
इकोसिस्टम क्या होता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। देखो मैंने कंसेप्ट्स आपको समझा दिए, इकोसिस्टम काम कैसे करता है, क्या है क्या नहीं। आप कहीं से भी अगर आपको ये पढ़ना भी है ना कि मतलब ये टेरेस्ट्रियल की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, हालांकि हमें पता है, एक तो हमने फॉरेस्ट देखा होगा, ग्रासलैंड है, डेजर्ट्स हैं, माउंटेन्स हैं, ये सारी इसकी टेरेस्ट्रियल में टाइप आ जाएंगी। एक्वेटिक में आपके पास मैराइन आ जाएगा, फ्रेश वाटर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखो वेटलैंड या मैंग्रोव्स या कोरल रीफ्स वगैरह, इनको हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद बना दूंगा, वरना उतनी ज़रूरत है नहीं। तो हमारा इस हिसाब से वो वाला जो पार्ट था ना शुरू वाला, वो कवर हो गया है। अब हमें नेक्स्ट वाला टॉपिक सिंपल रहा हुआ है, ठीक है। मतलब इकोसिस्टम, इसके कंपोनेंट्स हमने ऑलमोस्ट सारे कवर किए हैं पूरे इकोसिस्टम के, ठीक है। उसके बाद फूड चेन एंड फूड वेब, ये तो हमने अच्छे से कवर किया हुआ है। और इकोसिस्टम के चक्कर में मुझे पहले इकोलॉजी पढ़ाना पड़ा, और उसमें मेरे पहले 3-4 लेक्चर्स चले गए, लेकिन वो कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है। जिस हिसाब से पेपर का पैटर्न शिफ्ट हो रहा है, उस हिसाब से आपको भी खुद को थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैंने कोशिश की है मैं जितना जल्दी इसको कवर करवा सकूं, लेकिन मैं इससे कम मैं नहीं करवा सकता था। फिर वो मुझे भी मतलब दिल में तसल्ली ना रहती कि मैंने क्या मतलब ये चीज़ छोड़ दी और वो चीज़ छोड़ दी। मैंने आपने से कोशिश की है कि कोई चीज़ ना छोड़ूं, इकोसिस्टम एंड कंपोनेंट में कोई चीज़ मैंने आपने से नहीं छोड़ी है। ये वाला टॉपिक आसान है आपके लिए, हम एक लेक्चर में मैक्सिमम, खींचा भी तो 2 लेक्चर में, लेकिन एक ही लेक्चर में इसको कवर करने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आ रही होगी अगर चीज़ों की, तो अच्छी बात है। नहीं आ रही तब भी क्या, मेरा काम है, मैं कर रहा हूँ, बाकी आप अपना काम करो, ठीक है। खुदा हाफिज़।